खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में जाति कार्ड को लेकर। लगातार जिस हिसाब से पार्टियां चुनाव आते ही अपने कार्ड को खेलने लगी हैं और इसी को लेकर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में कैबिनेट फेरबदल की अटकलें लग रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ विशेष जातियों के प्रतिनिधित्व की कमी की शिकायत को दूर करने के लिए कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को जगह दे सकते हैं। राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में कम से कम 4 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। एक सूत्र के मुताबिक नए चेहरों को शामिल करने के बाद सवर्ण और ओबीसी नेताओं के बीच संतुलन की उम्मीद है। बदलाव से अवगत एक व्यक्ति ने बताया कि कुछ पुराने मंत्रियों को हटाए जाने की संभावना भी है। एंटी इनकम्बेंसी की काट के लिए कैबिनेट में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में काफी लंबे समय से सरकार है। भाजपा करीब 20 साल से सरकार चला रही है। बीच में बस पिछले चुनाव के बाद 15 महीनों के लिए कांग्रेस की सरकार रही। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 39 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पीछे नहीं रहने वाले थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना कराएगी। खड़गे बुंदेलखंड क्षेत्र के सागर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और उस वक्त उन्होंने भाजपा सरकार के वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सिफारिश पर मंजूर किए गए बुंदेलखंड पैकेज को लागू नहीं किया है। मैं वादा करता हूं कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो किसानों को कर्ज से राहत मिलेगी। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनावी वादों की झड़ी लगाती और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि मैं वादा करता हूं कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। सूबे में 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ होगा। हम राज्य में जाति जनगणना भी कराएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी और सूबे की शिवराज सरकार ने तीखे हमले किए। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 100 करोड़ की लागत से बनने वाले अनुसूचित जाति के लिए पूजनीय संत रविदास जी के स्मारक मंदिर की आधारशिला रखने का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि उन्होंने यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने सागर में संत रविदास मंदिर की नींव तो रख दी, लेकिन दिल्ली में उसका विध्वंस कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को केवल चुनाव के दौरान ही संत रविदास की याद आती है। हमारी कार्य समिति को देखिए, इसमें पिछड़े वर्ग के 6 लोग हैं। इसके साथ ही खड़गे ने एक और वादे का जिक्र करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद संत रविदास जी के नाम से विश्वविद्यालय खोला जाएगा। और इससे पहले कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि सरकार बनने पर कांग्रेस मध्य प्रदेश में 1.5 हॉर्स पावर का बिल माफ करेगी। यही नहीं, बिजली बकाया भी माफ किया जाएगा। आंदोलनों के मुकदमे वापस लिए जाएंगे और सूबे में 12 घंटे तक निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी। तो चलिए इसी पर आज बातचीत करेंगे कि मध्य प्रदेश में जाति कार्ड को लेकर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से पार्टियां अपनी अपनी रणनीति को, अपनी अपनी राजनीति को साधने का काम कर रही हैं। लगातार हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। विजय खेरा प्रवक्ता जो कि बीजेपी से हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर कुलदीप मलिक नेता जो हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कुलदीप आपसे ही करना चाहेंगे। बहुत सारे वादे कर दिए, पीछे नहीं रहे। मुफ्त बिजली, महिलाओं को 1500 रुपए, 500 रुपए में सिलेंडर, हर तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति को साधने का काम किया है। लेकिन सबसे बड़ा वादा जो आपने किया वो किया जातिगत जनगणना कराने का। इसे आने वाले चुनावों के लिए आपका ट्रम्प कार्ड माना जाए, ट्रम्प कार्ड साबित हो पाएगा? मैडम, मैं ये बता दूं कि अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है शिवराज जी के सुपरविजन में, लेकिन जो ये सरकार चल रही है ये पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार है। आज से 5 साल पहले मध्य प्रदेश की जनता ने जो है कांग्रेस को अपना जो है वोट दिया था और अंत में कमलनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 15 महीने बाद जिस तरीके का षड्यंत्र वहां पर किया गया और कांग्रेस की सरकार
में जो थे उनकी खबर फरोख्त की गई और फिर वहां पर शिवराज जी के अंडर में सरकार गठित हुई। शायद ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा। और मैं आपको ये बता दूं कि क्या गवाह है कि अगर कोई भी राजनीतिक दल अपनी सरकार को छल कपट के जरिए, झूठ के जरिए, धन के जरिए या लोभ लालच के जरिए बनाता है तो वो सरकार में चला देता है, लेकिन वो प्रदेश और देश को नहीं चला पाता। यही कहीं न कहीं अब महाराष्ट्र जनता को देखने को मिल रहा। रही बात, आप बात कर रही भाई, कल वहां पे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। भाई अभी हम विपक्ष में हैं और आने वाले टाइम में हम जनता के लिए क्या करेंगे? अगर इतने बड़े बड़े वादे कर दिए तो कौन सी गलत बात कर दी? रही बात जातीय जनगणना की, मैडम आप बात गलत नहीं कर दी कुलदीप जी। वादे किए, फ्री के वादे करने की जरूरत, और फिर जाति जनगणना को लेकर आपको क्या लगता है? जाति जनगणना से जिस तरह का नुकसान भारत देश को होगा, आप उसके नुकसान देख पा रहे हैं? बात गलत सही की बिल्कुल भी नहीं है। राजनीति में हर तरह की सियासत चलती है कुलदीप जी। देखिए मैडम, मैं जो भी बोलता हूँ ना, मैं एक दूसरे तरीके से, मतलब अलग तरीके से बात बोलता हूँ। मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं आपको बताऊं, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। जहां तक आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, जरा गंभीरता के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को रखना चाहता हूं। व्यक्तिगत तौर पर राजनीति के अंदर जाति धर्म संप्रदाय का मैं कट्टर विरोधी हूं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर जो राजनीति हो रही वो कहीं ना कहीं जाति धर्म संप्रदाय के ऊपर हो रही। क्यों हो रही है? मैं कह रहा नहीं, मैं बता रहा ना वो क्यों हो रही, क्योंकि असली मुद्दों पर तो राजनीति अब खत्म होगी। अरे असली मुद्दे जो है देश के अंदर, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, बेरोजगारी का, किसानों का, युवाओं का, उन मुद्दों पे तो भारतीय जनता पार्टी वाले ना तो राजनीति करते ना ये करने देते। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देगी। अच्छा। आप मुझे एक बात बताइए कुलदीप जी, किसी को भाषा में जवाब देने के लिए आपको जनता के हित से परे जाकर ऐसे काम करने पड़ेंगे? नहीं, क्यों आपको ये जनता का हित नहीं लग रहा कि अगर जातीय जनगणना हो, किस जाति के कितने लोग हैं, उनकी सत्ता में कितनी भागीदारी है? सर, ये पहली बार होगा जब जातिगत जनगणना होगी। आपको पता है कि लास्ट जातिगत जनगणना कब हुई थी? नहीं, बिल्कुल मुझे पता मैडम, आप आंकड़ों पर न जाओ। अगर मैं आपके टीवी चैनल पर बैठा तो आंकड़े मेरे पास भी है। 1931 में लास्ट जो है जातिगत जनगणना हुई और उसके जी है ना। हाँ, तो उसके बाद आप डॉक्टर कुलदीप मलिक को आंकड़े के उसमें जो है चैलेंज नहीं कर सकते। सर, मैं चैलेंज नहीं कर रही हूँ, आप बात को अलग मुद्दे पर लेकर जा रहे हैं कुलदीप जी। मैं किसी बात को लेकर चैलेंज नहीं कर रही हूँ आपको, मैं सवाल कर रही हूँ आपसे। नहीं, तो मैं आपके सवाल का जवाब ही दे रहा। मैं कह रहा कि अगर इस देश में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति हो सकती है, राजनेता धर्म और जाति के आधार पर वोट ले सकते हैं, तो भाई जातीय जनगणना करा के जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले को कौन ही अपनाया जा सकता? अरे मैडम, हो क्या रहा, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना एजेंडा चलाती है, ठीक है कुलदीप जी, ठीक है, मैं वापस आऊंगी आप तक। विजय खेरा जी, तरीके का एजेंडा चला रहे। विजय खेरा जी, किस तरह का एजेंडा चला रहे हैं आप? कुलदीप जी आपसे पूछ रहे हैं, लगातार आपकी सरकार है और आप एजेंडे के तहत ही काम करते हैं। कौन सा एजेंडा चला रहे हैं मध्य प्रदेश में? आप कौन सा एजेंडा चलेगा आपका? 53 साल का आपने रिकॉर्ड तो पेश कर दिया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने क्या कुछ किया, शिवराज सरकार ने क्या कुछ किया, लेकिन ये तो एजेंडा बता रहे हैं आपके 53 साल के काम को। बताइए। हमारा काम की वजह से ही 3 बार लगातार विधानसभा चुनाव हमने जीते हैं और सरकार बनाई है। चौथी बार में भी हमारा बराबर का कंपटीशन रहा। सीटें कम जरूर थी, लेकिन वोट में भी हम बराबर थे, उनसे ज्यादा ही होंगे शायद परसेंटेज में, लेकिन बराबर का तो रहेगा। इसका मतलब जनता उतना हमारा खाली जो है ना, वो कारण ये था कि लगातार सरकार रहने के बाद 15 साल के बाद जो लोगों को चेंज की आवश्यकता पड़ती है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत चीजें कम हुई थी, वरना हम बार बार जीत रहे, अपने काम की दम से ही जीत रहे थे। लेकिन इन्होंने बहुत सारी बातें बड़ी अजीब सीखी हैं। इस जाति की बात करते करते ये कह गए हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, मतलब जाति में बिल्कुल जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतना हिस्सेदारी मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। तो इसके हिसाब से तो इनके अध्यक्ष कभी प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकते हैं। फिर तो उन्हें क्या बनाएंगे अगर जाति पे चले जाएंगे।
तो नेहरू जी कश्मीरी थे और वो अभी उनकी वाइफ आई है राजीव गांधी जी की, मतलब माननीय सोनिया जी, वो कहाँ की है, क्या है। अगर आप इस चीजों पे चले जाओगे तो होगा क्या फिर कैसे कमलनाथ जी बनेंगे, फिर कौन सा आदमी कैसे बनेगा। अजीब बात है ये। दूसरी बात, इंदिरा जी ने एक काम किया था, मंडल कमीशन को 10 साल उन्होंने अलमारी में रख दिया था, क्योंकि वो ये समझती थी कि इससे लाभ नहीं होगा न समाज को न राष्ट्र को, ऐसा उनका मानना था। सही गलत के आकलन तो बात किए हैं, तो उन्होंने क्यों के रखा, 10 साल तक रखा रहा। तब कांग्रेस ने तब नहीं सोचा कि इनकी हिस्सेदारी में हम क्यों मंडल कमीशन को रखा है इंदिरा जी ने। आप ही की बातों से आपकी बातें बता दे रहे हैं। अब बार बार अब आप फिर कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं हिस्सेदारी के हिसाब से तो नहीं हो पाएगा, कभी भी होना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ उनको एक मजबूत बनाने के लिए, राह धारा मिलाने के लिए हर एक बिल्कुल जो तबका, मैं इस बात से सहमत हूँ विजय खेरा जी, जो तबका कहीं ना कहीं कमजोर है उसे आगे बढ़ाने के लिए आप काम कीजिए, उसमें कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। लेकिन आप जातिगत जनगणना का विरोध क्यों कर रहे हैं, ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि कुलदीप जी कह रहे हैं जातिगत जनगणना होने से बहुत फायदा है देश को, फिर आप इस बात को लेकर क्यों विरोध कर रहे हैं बार बार? आपने अभी जो कहा वो 100% सही है। जो उपेक्षित हैं, जो वंचित हैं, जिनको समाज के साथ अभी भी उनको जोड़ा नहीं जा सका है, उनका सवाल है। सवाल इसका नहीं है कि हमको इतने परसेंटेज है, हम 4% है तो 4% ही ब्राह्मण नौकरी में रहेगा, 8% है ठाकुर तो 8% रहेगा, या दलित अगर 42% है या 42 है। सवाल इसका नहीं है। उनको हिस्सेदारी में लाने के लिए ही तो ओबीसी को मिला है, उन्हीं को हिस्सेदारी में ही लाने के लिए तो दलित को मिला है। लेकिन उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं नहीं साहब उसमें यादव का हिस्सा यादवों को मिले, उसमें कुर्मी का हिस्सा कुर्मी को मिले, ये क्या बात है? ये जो अभी आपने विजय खेरा जी ओबीसी को लेकर बात कही, खेल तो पूरा ओबीसी को लेकर ही है। मध्य प्रदेश का आधा से ज्यादा खेल ओबीसी को लेकर ही, और इसी पर चर्चा जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश में जाति कार्ड को लेकर अब ट्रम्प कार्ड बनाने की कोशिश हो रही है, और शायद जाति को ही पैमाना बनाकर आगे बढ़ के राजनीति करने की भी कहीं ना कहीं अब चलन ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं, हर तरह की पार्टी, हर तरह का राजनीतिक दल इसी तरह से अपनी राजनीति में पैठ बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। इसी पर बातचीत कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बीजेपी से विजय खेरा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही, ब्रेक पे जाने से पहले विजय खेरा जी ने कहा कि ओबीसी को लेकर जो आरक्षण दिया गया उनका हक बनता था, वो उनको मिला। ओबीसी की राजनीति भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि राजस्थान हो, कर्नाटक हो और अब मध्य प्रदेश हो, हर जगह ओबीसी का ही वोट बैंक पाने के लिए क्या इसे राजनीति का एक हिस्सा माना जाए कुलदीप जी? क्योंकि इसे तो आप नकार नहीं सकते, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। मैं बिल्कुल गंभीरता से आपकी बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मैं बताऊं, मैं एक राजनेता होने के साथ साथ एक शिक्षक भी हूं, और मुझे इस तरीके की बात करना, इस तरीके की डिबेट के रूप में भागीदारी होना, मैं अपने आप को भी कहीं ना कहीं शर्मिंदगी फील कर रहा। और मैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, जो सहयोगी डिबेट में है, मैं इनको बता दूं कि आज देश के अंदर अगर ये ओबीसी की बात कर रहे तो 50% से ज्यादा जो संख्या है वो ओबीसी की है। और जितनी संख्या ओबीसी की है, क्या सत्ता के अंदर, क्या ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, क्या सरकारी नौकरी के अंदर, क्या वो भागीदारी ओबीसी की है? अरे मैं तो अभी भी कह रहा, आप सत्ता के अंदर देखो इनके कितने मुख्यमंत्री है, वहां ओबीसी के कितने मुख्यमंत्री है। आप सरकारी नौकरी में देखो, इनफैक्ट मैडम चूंकि मैं शिक्षा समाज से जुड़ा हुआ हूं, वर्तमान के अंदर आप सर्वे कराइएगा, जितने भी विश्वविद्यालय है हिंदुस्तान के अंदर, और खास तौर से मैं चूंकि यूपी से आता हूँ, यूपी के अंदर भी 44 कुलदीप जी, हम तो चाहते ही नहीं है कि इस तरह का कोई सर्वे किया जाए, जाति के तौर पर किसी तरह का सर्वे हो, हम तो इसको प्रमोट ही नहीं करते हैं, क्योंकि भारत देश में रहते हैं, हर कोई भारतीय है। एग्जैक्टली, मैं भी कहता हूँ जाति धर्म संप्रदाय से पहले हम सर्वोपरि भारतीय है। मैं कहता हूँ जो भक्ति है वो सबसे बड़ी भक्ति देशभक्ति है।
सबसे बड़ा धर्म, वही तो मैं सवाल कर रही हूँ। इस भक्ति को, देशभक्ति को ही कहीं ना कहीं जाति में बांट बांट कर राजनीति का रास्ता बनाते हुए कहीं ना कहीं देश के साथ असंतुलन नहीं आप पैदा कर रहे हैं, जो संतुलन फिलहाल बना हुआ है। बिल्कुल, मैं गंभीरता से कह रहा कि अगर हम लोगों को जाति धर्म संप्रदाय में बांट रहे तो हम देशद्रोह होने का काम कर रहे। मैं डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को गंभीरता से कह रहा, क्या मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस बात को स्वीकारेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को जाति धर्म संप्रदाय में बांट रही तो वे देशद्रोही का काम कर रहे? मैं कह रहा अगर कोई भी राजनीतिक दल ऐसा कर रहा तो वो देशद्रोही का काम कर रहा। क्यों वहाँ पर राज्य में जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं कुलदीप जी? कर्नाटक में भी यही बात कर रहे हैं आप, वादा कराए, राजस्थान में भी वादा, मध्य प्रदेश में भी वादा। मैं उसका जवाब दे रहा, अगर हम लोगों से वोट जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर ले सकते हैं तो फिर उनकी हम जातिगत जनगणना करा के उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित क्यों नहीं कर सकते? वही तो सवाल है, वही तो सवाल है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वोटर्स सबसे ज्यादा हैं और आप वोटर्स को निशाना बनाकर अपनी राजनीति वहां पर स्थापित करना चाहते हैं। कुलदीप जी, इस बात को आप नकारेंगे? नहीं, कुलदीप जी को कोई भी बात स्वीकारने में बिल्कुल कोई कोताही नहीं है। जो बात कुलदीप को स्वीकारनी चाहिए वो कुलदीप मलिक स्वीकारेगा। हाँ। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को स्वीकारेंगे और क्या मीडिया भी इस बात को स्वीकारेगा कि आज देश में जो राजनीति हो रही है वो जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति है? बिल्कुल है, कहीं ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल है। आपको भी कह रहा मैडम, आप भी एक युवा पत्रकार है, क्या कभी डिबेट होती है आपके टीवी चैनल के ऊपर शिक्षा क्षेत्र को लेके? क्या कभी डिबेट होती है पर्यावरण को लेके? सर वो तो देखिए, मुद्दे जब डिसाइड होते हैं तो हर मुद्दे पर डिबेट होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार को या विपक्ष को घेरने के लिए हम मुद्दे उठाते हैं इसलिए हम डिबेट करते हैं। मुझे आप 1 मिनट का समय दे। कल ही जो खड़गे जी है उन्होंने घोषणा और करी, जितनी घोषणा आप गिनवा रहे थे ना उसमें एक पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा करी कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आई तो वहां पे पुरानी पेंशन बहाली की जाएगी। आप पूछो इन भारतीय जनता पार्टी वालों से, आप और आपके नेता आज पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा नेता आपके हैं, सबसे ज्यादा विधायक आपके, सबसे ज्यादा एमपी आपके, ये पुरानी पेंशन के तहत जो है पेंशन ले रहे और जो कर्मचारी है वो नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे। शर्म नहीं आती इनको? ठीक है विजय खेरा जी, छोड़ा रहे यहाँ पे टीवी चैनल के ऊपर बैठ के। विजय खेरा जी बताइए, इस तरीके की बात हो रही। ठीक है, जवाब दीजिए विजय खेरा जी। जो सवाल कुलदीप जी ने किया है उसका सटीक जवाब दीजिए। राहुल गांधी एंड कंपनी सोती रही इतने दिनों तक, क्यों पार्लियामेंट में नहीं आई बहस करने के लिए? और सोते रहे आप, अभी तक आपने आंदोलन क्यों नहीं छेड़ा देशव्यापी? एक बार बता दीजिए, आपने एक आंदोलन छोड़ा देशव्यापी एक ही समस्याओं के ऊपर? बताने से क्या होता है ऐसे यहाँ बोलने से कि हमारा ये हमारा वो, हमसे कह रहा राज सर्वोपरि है, वही तो सर्वोपरि नहीं है। वो था किसी गांधी जी के समय उनकी कांग्रेस में राज सर्वोपरि, आज नहीं है आप लोगों को। आप भी विजय खेरा जी, चुनाव आते ही मध्य प्रदेश के कैबिनेट में भी बदलाव शुरू हो गया है, 4 नए चेहरे रखे जा रहे हैं। चुनाव से पहले ही इतने बदलाव क्यों किए जाते हैं? ऐसी क्या वजह हो जाती है कि चुनाव आते ही नए नए वादे होने लगते हैं? जनगणना का वादा अलग होता है, चलिए वो खैर अलग बात है, कैबिनेट में भी बदलाव होने लगता है, नए चेहरे सामने आने लगते हैं और पुराने चेहरों को छुट्टी पे भेजने का काम चालू हो जाता है। ऐसा क्या हो जाता है? ये एक सतत प्रक्रिया है। बीच में जब जरूरत होती है तब कैबिनेट का रिसफल होता है, चाहे किसी भी सरकार हो, दुनिया में किसी की भी हो। रिसफल जो है एक प्रक्रिया है, उसका आकलन होता है, उसकी आवश्यकता होती है। और ये भी ठीक है इसमें कि हमें जाति गणित भी कभी कभी बिठाना होता है, बिठाना चाहिए। ऐसा नहीं, अगर हमको ये लगता है कि इसकी कमी है, यहाँ कमी है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश के ओबीसी है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी ओबीसी है। तो जब जो आदमी लायक था वो अपने आप वहाँ तक पहुँच गया, उसमें ठाकुर ब्राह्मण का सवाल कहीं नहीं आया। सबसे पहली बात यह है। दूसरी, अगर राज सर्वोपरि होता तो राहुल गांधी आधी रात को चुपचाप चाइनीज एम्बेसडर से मिलने नहीं जाके और सवेरे नकारते नहीं कि हम नहीं मिले। क्या चीज थी छुपाई जा रही थी? ऐसी क्या आवश्यकता थी? अगर राज सर्वोपरि। अभी दूसरी बात अभी ये कह रहे हैं जाति का, हमने मुसलमानों के साथ हमने जो तुष्टीकरण किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक छोटा मुसलमान बिल्कुल पीछे रह गया। आज भी बेचारा गोंडा बेच रहा है, केला बेच रहा, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। सब वो पसमानदा मुसलमान और पिछड़े मुसलमान का सवाल आया। हमने जाति गणना में ओबीसी में कहा था 80 पिछड़ों को अलग से कर दो, तो मुलायम सिंह चिल्ला के एकदम से विरोध करके पार्लियामेंट में कागज फेंक के भाग गए थे। उसके बाद दोबारा किया तो भाई अखिलेश ने किया। तब ये नहीं होने दे रहे थे
कि अलग इसके पिछड़े हुए अगलों की जाति ओबीसी में, तो तुम चाहते हो कि ओबीसी का कोटा हम लोग खा जाएं और पिछड़े ओबीसी के लोग बेचारे आज भी करते रहे। यही भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी और इसीलिए बार बार अधिक सीटों से आती है और फिर आएगी। कुलदीप जी, यही कारण है। कुलदीप जी, अगर मान लीजिए जातिगत जनगणना की आपने बात की, वादा किया, आप सरकार में आते भी हैं, तो जातिगत जनगणना की जो पूरी प्रोसेस है कई साल ले लेती है। पहले उसकी जनगणना होगी, फिर उसकी रिपोर्ट्स तैयार होंगी, फिर रिपोर्ट्स आने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि सरकार आंकड़े जनता के सामने रखती ही नहीं है। तो क्या सिर्फ ये पार्टियां अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी राजनीति के लिए करती हैं कि वो जान लें कि कितना प्रतिशत तबका किस जाति का है और उसी के हिसाब से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएं? नहीं, देखिए मैडम, ये तो आपको भी पता, मैं फिर बार बार स्टार्टिंग से इस बात को कह रहा कि जाति धर्म संप्रदाय में हम देश को ना बांटे। डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात के बिल्कुल पूर्ण रूप से विरोधी है, लेकिन जब देश की जो राजनीति है वो जाति धर्म संप्रदाय के ऊपर ही हो रही है। अभी हम देखो, हम जाति की बात कर रहे हैं, ये श्रीमान जी जो है पसवंदा जो है मुसलमानों की बात करने लगे। अरे श्रीमान जी, जब आप राजनीति के अंदर जाति धर्म संप्रदाय की बात करेंगे तो आपको जातीय जनगणना में क्या दिक्कत है? रही मैडम, आप कह रहे कि कई साल वहां पे लग जाएंगे, इस बात से भी मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, क्योंकि जनगणना कोई ऐसा नहीं कि 1-2 महीने के अंदर जनगणना हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस की सरकार वहां पे बनेगी और कांग्रेस की सरकार की कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए और जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसे उतनी भागीदारी जो है उसकी सुनिश्चित की जाए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन ये पार्टियों की अपनी राजनीति है, जिस हिसाब से करना चाहे और जिस हिसाब से जनता को पटल पर इसकी भागीदारी मिलती है, ये उनका सहयोग है। लेकिन 1941 में जब जनगणना हुई उसके भी आंकड़े जनता के सामने नहीं आए। साथ ही साथ 2011 में भी जब यूपीए की सरकार थी तब भी जनगणना कराई गई, उसके भी आंकड़े सामने नहीं आए। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अगर आंकड़े सामने रखे जाएंगे और किसी भी वर्ग के तबके को ये पता चलेगा कि उसका आंकड़ा जो है वो देश में कम भागीदारी रखता है, तो वो उस ओर मुड़ जाएगा कि अब मुझे अपने तबके को आगे बढ़ाना है, अब मुझे अपने तबके को आगे बढ़ाकर उस ऊंचाई तक पहुंचना है जिससे कि मैं भी भागीदारी में आ सकूं। ये खतरा आपको नजर नहीं आता देश के लिए? जी मैडम, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और मैं इसे खतरा नहीं मान रहा। आप एक बात बताइए, क्या आप एक युवा पत्रकार है, क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में जो वंचित लोग हैं, जिनकी सत्ता में भागीदारी नहीं हो सकी, जिनकी संसाधनों में भागीदारी नहीं हो सकी, मैं मानती हूँ कि उनकी ही भागीदारी, वंचितों की, मैंने पहले ही कहा, आर्थिक रूप से कमजोर हो, वंचित हो, उनकी भागीदारी पूरे तौर पर होनी चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से जातिगत जनगणना को लेकर जो कार्यक्रम चल रहा है, हर राज्य में वादा किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं समझ से परे है। हमें जातीय जनगणना के आधार पर जब जनगणना हो जाएगी तभी तो पता चलेगा। ठीक है, मेरे पास अब वक्त की कमी है कुलदीप जी, जाते जाते मैं विजय खेरा जी से एक रिएक्शन चाहूंगी, फटाफट से 10 सेकंड में अपनी बात को पूरा कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं, हम चाहते थे कि जाति का धीरे धीरे विलय हो सब में, समाज में सामाजिक एकता आए, ये वो चाहते हैं जो ब्रिटिश हुकूमत चाहती थी। जो ब्रिटिश हुकूमत ने 1925 1947 जो प्रयास किया था, उस प्रयास को हम नहीं चाहते, सामंजस्य चाहते हैं। एक बात, दूसरी बात, जहाँ तक वंचितों का सवाल है, इसमें कौन है जो वंचितों को नहीं चाहता है? अरे हमने ट्राइबल बनाया है राष्ट्रपति, हमसे आप बात कर रहे हैं, हमारा ओबीसी प्रधानमंत्री है, तो वो बात आप तो, हमारे कितने अध्यक्ष ओबीसी हो चुके हैं? 2 कम से कम। आपका एक बता दीजिए, आपका तो खानदान चलता था 40 साल से। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस बात पे, तो क्यों पार्टी बाप से बेटे, बेटे से बाप, बाप से माँ से बच्चे, ये क्या हो क्या रहा है? चलिए, जो मध्य प्रदेश में रेवड़ियों का काम चल रहा है या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव जिस राज्य में हो रहे हैं, और जो भी पार्टियां रेवड़ियों के तौर पर चाहती हैं कि जनता आगे आकर उनका साथ दे, इस बात को जनता को भी सोचना होगा कि किस तरह की सरकार वो अपने बीच में चाहती हैं कि उनका राज्य सुरक्षित हाथों में जाए। ये जनता की भागीदारी है और जनता का ही अंतिम फैसला होगा कि विधानसभा चुनाव में वो किसको अपनी सरकार चुनती हैं। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।